अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। ईरान इसराइल की जो जंग है उसको 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त जो ईरान और इसराइल एंड यूएसए की ये एक वॉर है, इसमें ईरान की क्या पोजीशन है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस जंग से कैसे भागना चाहता है और क्या राह फरार इख्तियार कर रहा है और क्या रास्ता अपने लिए अपना रहा है, उस पर बात करेंगे। जो इस वक्त पोजीशन है ईरान की, ईरान इस वक्त जो एक टाइमली विक्ट्री है उसको हासिल कर चुका है और वो जो अपनी रेजिस्टेंस वाली विक्ट्री है उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और रेजिस्ट करते जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अब इस जंग से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। वो रास्ता तलाश कर रहा है कि किस तरह से इस जंग में सीज फायर तलाश किया जाए या इस जंग से राह फरार इख्तियार की जाए। और तीसरी जानिब जो इसराइल है, इसराइल मुकम्मल तौर पे अमेरिका की तरफ उस बिल्ली की मानिंद देख रहा है जो दूध की तरफ देखती है। उस तरह ही इसराइल का मुकम्मल इन्हिसार अमेरिका पे है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे है। वो चाहता है कि जो यूएसए की प्रेजेंस है वो इस वॉर में शामिल रहे और ये प्रेजेंस तब तक शामिल रहे जब तक ईरान में रजीम चेंज नहीं हो जाती और इसराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर लेता। अमेरिका के जाने के बाद अमेरिका की क्रेडिबिलिटी तो लॉस होगी। अमेरिका के ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठेंगे एज अ सुपर पावर। ट्रंप से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, अमेरिकन पब्लिक भी पूछेगी और कांग्रेस भी पूछेगी और मीडिया भी पूछेगी। लेकिन जो अमेरिका और ट्रंप से तो सिर्फ सवालात पूछे जाएंगे, लेकिन इस जंग के यहाँ पे रुक जाने के बाद जो इसराइल के साथ होगा, एक तो उसकी जो मिडिल ईस्ट में है हेजमनी वो मुकम्मल तौर पर चैलेंज हो जाएगी। जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज उसके साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और डिप्लोमेटिक टाइज कायम करना चाह रहे थे या कर चुके थे वो भी सोचेंगे। ईरान इस है रीजन में एक हेजमोन प्लेयर हो बनेगा और एक पावर बनकर उभरेगा मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इसराइल के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ईरान क्रिएट करेगा। ईरान, लबनान और अल्टीमेटली पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर इसराइल के लिए एक ऐसा नेक्सस बना लेगा जिसमें उसके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसराइल के तो मुकम्मल इसी मुफाद में ही है कि अमेरिका इस वॉर में रहे। अब अमेरिका का इंटायरली डिपेंड ईरान पर करता है और पासदारान इनकलाब पर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं अमेरिका के साथ। क्योंकि सीज फायर के लिए अमेरिका तो बार बार क्वेश्चन भी कर रहा है और बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि जी ईरान हमसे सीज फायर के लिए बैक कर रहा है, जबकि असल में डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से भागना चाहते हैं, वो बैक कर रहे हैं। लेकिन ईरान सीज फायर तो चाहता है लेकिन अपनी कंडीशंस पर चाहता है और उसमें एक सबसे जो बड़ी कंडीशन है वो डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ गल्फ है, जिसका मुतालबा ईरान ने अपने वो 5 नुकात में पाकिस्तान के थ्रू मीडिएशन जो होने वाली थी और जो हो रही हैं उनमें भी किया है। और वैसे भी ये मुतालबा ईरान की तरफ से उठाया जा रहा है और इस मुतालबे के पीछे ना सिर्फ ईरान है बल्कि इसके पीछे रशिया और चाइना बैक एंड पे इस वक्त पूरा जोर लगाए हुए हैं कि अमेरिका को जिस वो दलदल में फंस चुका है यहाँ से तब तक ना निकलने दिया जाए जब तक डी अमेरिकनाइजेशन गल्फ कंट्रीज में ना हो जाए या फिर तकरीबन ना होने के बराबर ही अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन जो मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन है वो मिडिल ईस्ट के अंदर और गल्फ कंट्रीज के अंदर रह जाए। अब रशिया जो कि यूक्रेन में एक डेप्ट साइकिल में फंस चुका है, वो अब अमेरिका को उसी साइकिल में फंसाना चाहता है और इस वॉर को प्रोलॉन्ग करना चाहता है। ईरान ने जो रेजिस्टेंस शो की है उससे भी यही लगता है कि ईरान भी इस जंग को लंबा लड़ना चाहता है। चाइना के लिए बिल्कुल जो ऑयल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकती हैं, लेकिन वो जो बारगेनिंग और नेगोशिएटिव मॉडल के जरिए कोशिशें कर रहा है जिसमें पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। जो 20 पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज हर रोज़ गुजरने की बात हुई है तो वो 20 पाकिस्तान के लिए तो इस्तेमाल नहीं होने, वो ऑब्वियस उसका मेजर हिस्सा चाइना तक पहुंचेगा और भी जो दीगर पाकिस्तान अलाइड कंट्री है या फिर ईरान के अलाइज हैं उनको एशिया में वो ऑयल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए चाइना के लिए भी जो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इस वॉर से हो सकती है वो एनर्जी क्राइसिस है। अगर उसकी फ्यूल की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे तो उसके जो वेपन्स हैं वो टेस्ट हो रहे हैं, वो वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा वो अमेरिका की हेजमनी को भी चैलेंज कर रहा है। ऊपर से रशिया यूक्रेन वाले सारे बदले अमेरिका से लेना चाहता है और ईरान खुद इस वक्त लड़ना चाहता है क्योंकि वो इस जंग को आखिरी जंग समझ कर ही लड़ रहे हैं और इसका इजहार बार बार किया गया है। पासदारान इनकलाब की तरफ से भी किया गया है, अब्बास अरगाची की तरफ से भी किया गया है, अली लरजानी भी इसको बार बार बात को रिपीट करते थे। और जो ईरान पूरा है, ईरान के सदर भी यही कहते हैं कि इस जंग को हमने डिसाइसिव वॉर बनाना है। जबकि अमेरिका और इसराइल
यही चाहते हैं मेजोरिटी। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि अब इस जंग में से किसी तरह से राय फरार इख्तियार की जाए और फिर कोई साल 1.5 साल के बाद दोबारा से रिग्रुप होकर दोबारा से ईरान पर हमला किया जाए। लेकिन ईरान ने 2024 अप्रैल, 2025 जुलाई और फिर ये 28 फरवरी से शुरू होने वाले ये अटैक से ये सबक सीखा है कि अब इस जंग को हतमी मरहले तक पहुंचाना है और इन दो पावर्स को दोबारा रीग्रुप होने की अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। जंग के अंदर जब दुश्मन कमज़ोर पड़ रहा हो या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी कमज़ोरी दिखाई दे रही हो तो वहाँ पर सीज फायर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। फिर उस जंग को तब तक लड़ना चाहिए तब जब तक वो जंग ख़त्म ना हो सके जाए और दुश्मन ख़त्म ना हो जाए। ये दोनों बातें अमेरिका और ईरान के लिए बड़ी अहम है और ये बातें ये दोनों मुल्क ही समझते हैं। अमेरिका भी यही चाहता था कि इस जंग में जो ईरान की रजीम को उसको चेंज किया जाए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से फिल वक्त के लिए राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। माइट भी उनके जहन में कुछ और प्लान्स हो जिसके तहत वो दोबारा रीग्रुप होकर दोबारा अगले साल ईरान पर अटैक करने का प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए आम सी बात है। उन्होंने अफगान वॉर लड़ी, इराक वॉर लड़ी, कोरिया वॉर लड़ी, वियतनाम वॉर लड़ी। उन्होंने जितनी भी जंगें कोई पिछली एक सदी में लड़ी हैं उसके पीछे उनकी कोई मंतक नज़र नहीं आती थी। वो आए, उन्होंने मिलियंस ऑफ लाइव्स का लॉस किया, उन्होंने बिलियंस ऑफ अपनी इकॉनमी का लॉस किया, लेकिन एंड पर तालिबान के साथ रिप्लेस करके चले गए। 38 पैरेलल को स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा जिगजैग करके चले गए और यहाँ पर खमयानी की गवर्नमेंट को खामनाई की गवर्नमेंट के साथ ही तब्दील करके जाना चाहते हैं। लेकिन इसराइल के लिए अमेरिका का इस वक्त जंग से निकल जाना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। फिल वक्त तो यही पोजीशन है कि ईरान किसी सूरत भी नहीं चाहेगा कि इस जंग से अमेरिका निकल जा सके और ईरान और उसके एलाइज जिसमें रशिया और चाइना तो दो डोमिनेंट एलाइज हैं और दीगर कंट्रीज भी हैं जिसमें कहीं किसी हद तक पाकिस्तान भी उनका एलाई इस सूरत हाल में तो ज़रूर आता है कि उनके जो इसराइल के खिलाफ जंग है उसमें तो पाकिस्तान पूरा स्टैंड लेता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है ये जो जियोनिज़म का आइडियोलॉजी है इसका मतलब है कि इस्लाम को कंटेन करना और अपनी आइडियोलॉजी को डिस्पर्स करना। तो इस ईरान के बाद अगर कोई अगला मुल्क हो सकता है तो वो पाकिस्तान हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान इस जंग में ईरान के साथ ही एक तरह से खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा उसका कोई भी बॉर्डर किसी ऐसे जियोनिस्ट रजीम के पास चला जाए। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। अगर बात करें कि इस वक्त हमलों की, तो हमले दोनों तरफ से जारी हैं, हमले और मुज़ाकरात साथ साथ जारी हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की मेटल वाली इंडस्ट्री पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने इस बहरीन और कतर में जो यूएसए की एल्युमिनियम की कंपनीज थी उन पर अटैक किया। फिर यूनिवर्सिटीज़ पर अटैक स्टार्ट हुए। फिर ईरान ने भी वार्निंग जारी की कि वो भी कतर और बहरीन में जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको निशाना बनाएगा। तो एक तरफ तो मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, वो पाकिस्तान की तरफ से, टर्की की तरफ से, मिस्र की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से दोनों साइड से अभी तक हमले मुकम्मल तौर पर जारी हैं।